पूर्व राष्ट्रपति की बात तमाम तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पूर्व राष्ट्रपतियों ने अपने अपने बयान दिए हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है परमाणु बम को लेकर, परमाणु बम के टेस्ट को लेकर, जो पूरी दुनिया को चौंका रहा है। ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया सभी देश गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं और अब उन्होंने अमेरिका को भी फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करने का आदेश दे दिया है। एक रिपोर्ट। ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान भी गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहा है, बस दुनिया को इसकी खबर नहीं लगती। ट्रंप पहले ही पेंटागन को आदेश दे चुके हैं कि अमेरिका तुरंत परमाणु हथियारों की टेस्टिंग शुरू करे। उन्होंने कहा, रूस और चीन दोनों टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा हथियार हैं, लेकिन हम नहीं करते, अब हमें भी ऐसा करना होगा। दूसरे देशों की टेस्टिंग को देखते हुए मैंने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग तुरंत शुरू करने का आदेश दिया है। अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है, लेकिन रूस और चीन की गतिविधियों को देखते हुए टेस्टिंग जरूरी है। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका में बहस छिड़ गई है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि अगर अमेरिका फिर से परीक्षण नहीं करेगा तो उसका हथियार भंडार कमजोर पड़ सकता है। अब आधुनिक तकनीक से बिना धमाके के भी हथियारों की जांच की जा सकती है। 2017 की यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हुए पुराने परमाणु परीक्षणों से निकले रेडिएशन की वजह से करीब 6.9 लाख लोगों की मौत हुई या उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा। कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अनेक तरीके के दावे करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनके दावों में रेटोरिक ज़्यादा होती है। किसी भी विषय को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, वो ऐसा पहले भी करते रहे हैं, लेकिन उन बयानों में कई बार तथ्यों की कमी होती है या तथ्य गलत भी होते हैं। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान के द्वारा, नॉर्थ कोरिया के द्वारा, रशिया और चाइना के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स की सीक्रेट टेस्टिंग की जा रही है, जाहिर है कि इस दावे का जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में कोई स्टैंड लेना उचित नहीं होगा। और इस तरीके का जो वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को करना है। और चूँकि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये दावा किया गया है, जो कि एक बेहद सिग्निफिकेंट पोजीशन है, तो ऐसे में IAEA को इसका संज्ञान लेते हुए इसका वेरिफिकेशन करना चाहिए कि क्या ये दावा सही है। 21वीं सदी में अब तक केवल उत्तर कोरिया ने ही खुलेआम परमाणु परीक्षण किए हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया लगातार किम जोंग उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो परमाणु हथियार छोड़कर शांति की राह चुने। ट्रंप ने कहा कि वो परमाणु निरस्त्रीकरण देखना चाहते हैं और इस पर रूस से बातचीत चल रही है। उनका कहना है, अगर कुछ प्रगति होती है तो चीन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका को फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने में करीब 24 से 36 महीने लग सकते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या दुनिया एक बार फिर न्यूक्लियर रेस की तरफ बढ़ रही है या ये ट्रंप की राजनीति का नया पन्ना है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए। हमने एक सर्वे किया, लोगों से राय जानने की कोशिश की। जो सर्वे में सवाल पूछे, वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का न्यूक्लियर टेस्ट वाला राग, इस पर आपकी राय क्या है? 11% लोगों ने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। 77% लोगों ने कहा परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया जा रहा है। 12% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या दुनिया के देशों में न्यूक्लियर पावर दिखाने की होड़ मची हुई है? 92% लोगों ने हां कहा है, 8% लोगों ने ना कहा है। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या परमाणु क्षमता से लैस देश अंडरग्राउंड तरीके से टेस्ट करते हैं? 60% लोगों ने कहा बिल्कुल करते हैं। 19% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 21% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बड़ा बयान
बड़ा बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट सुधाकर जी मेरे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड बीएन झा साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, हसन दुर्रानी पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बीएन झा साहब के पास चलूंगा। झा साहब, ये तो हमेशा होता रहा है, कैमरे के सामने डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भाई तमाम देश हैं जो परमाणु परीक्षण करते रहते हैं, वो बताते नहीं हैं और बहुत सारे देश इसे छुपा कर लेते हैं, बाद में पता चलता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है कि उस पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस पाकिस्तान को रेड कारपेट बिछाकर वो अपने देश में बुला रहे हैं, सेना अध्यक्ष मुनीर को बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री शहबाज को बुला रहे हैं, उन्हें बढ़िया भोज दे रहे हैं, लेकिन उनके सामने वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम आतंकवादियों को क्यों पालते हो, आतंकवादियों के अड्डे तुम अपने देश में क्यों बनाते हो और तुम परमाणु टेस्ट क्यों करते हो। झा साहब। मनोज जी नमस्कार। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि कोई टेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि चूंकि मिसाइल सिस्टम या इसके वेपन सिस्टम, वेपन डिलीवरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें तकनीकी मार्वल का एक हिस्सा है जिसमें कि लगातार प्रगति होती जा रही है। पाकिस्तान भी जिन दिनों में अपने एटॉमिक हथियार चोरी पे बनाया था, वो 88-89 का दौर था, जबकि पाकिस्तान के पास में ऑलरेडी ये न्यूक्लियर आर्सेनल आ गए थे। तो आप यही मान के चलिए कि जो न्यूक्लियर आर्सेनल पाकिस्तान ने 88 में लिया था, वो चाहे जिस भी कंट्री से उसने चोरी किया हो, वो और भी 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले का होगा। तो ये काफ़ी पुरानी सिस्टम्स हैं। और देखिए, जो न्यूक्लियर आर्सेनल और उसके डिलीवरी सिस्टम हैं, उसमें 8 मुख्य सिस्टम्स होते हैं। एक तो प्रोपल्सन सिस्टम होते हैं जिसमें रॉकेट आती है, उसकी वेलोसिटी किस ऑल्टीट्यूड के, किस ट्राजेक्टरी की होती है, बैलिस्टिक है या क्रूज है, उसके अनुसार डिटरमाइन होती है, और उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली उस रॉकेट के स्किन बनते हैं। दूसरा चीज़ होता है एरोडायनेमिक कंट्रोल सिस्टम, जिसमें कि काफ़ी परिष्करण होती जा रही है। तीसरा नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम जो 3D में होती है, इसमें आज के दिन में जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ गई है उसके चलते भी बहुत प्रगति हुई है। चौथा है जो सबसे बड़ा चीज़ है, इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, जो किसी भी मिसाइल का बिल्कुल हार्ट माना जाता है। इसमें अप्रत्याशित टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है। पांचवा है गाइडेंस सिस्टम, जो कि लेके जाती है मिसाइल को जहाँ से आप छोड़ते हैं और जहाँ तक जाना है उसको। सेकेंड लास्ट है टारगेट एक्विजिशन, जिसमें कि आप वो हर टारगेट को पिकअप करते हैं जहाँ पे आपको ये बॉम्ब गिराने होते हैं। याद रखिए, आज के दिन में बॉम्ब गिराने के लिए एक मिसाइल में कई मिसाइल्स, छोटे छोटे मिसाइल जो हैं या डिलीवरी सिस्टम होते हैं, वो होते हैं जिसको हम लोग MIRV के नाम से जानते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और इन सबों के अलावे आज के दिन में जब से ये ड्रोन सिस्टम आई हुई है, ड्रोन को किस तरह से स्टील्थ किया जाए, एक ड्रोन को किस तरह से छोटे एटॉमिक हथियार से लेस किया जाए कि ये चोरी छुपे ही सही जाके अपने जगह पे गिर जाए, ये सारी चीज़ें, सारे चैलेंजेस जो हैं आज के दिन में लोगों के पास हैं। एक और चीज़ आई है हिरोशिमा और नागासाकी के बाद से, वो ये कि जो पहले न्यूक्लियर आर्सेनल हमारे पास में होते थे, इसको हम मानते थे कि ये स्ट्रेटेजिक आर्मामेंट हैं, इससे देश का, दुनिया की जो रुख है वो पूरी चेंज हो जाती है, और होती भी है। लेकिन उसमें जो एक छोटा सा सिस्टम जिसको टैक्टिकल वेपन के भी नाम से जाना जाता है, वो भी आ गया है हमारे पास में। आजकल और भी कई तरह के जो चीज़ें हैं वो आ गए हैं एटॉमिक रेंज में। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए लगभग सारे देशों को अपनी टेक्नोलॉजी को परिष्करण करना पड़ेगा। अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और अगर कोई चोरी छुपे ही कर रहा है तो वो कर रहा है। एक और चीज़ जो भारत को देखना पड़ेगा कि भारत ने अपनी पॉलिसी बड़ी क्लियर बना रखी है। जो हमने 1998 में जो हमने परीक्षण किया था, उसके बाद हमने सेल्फ मॉनिटरियम अपने आप में डाल दिया कि हम इसके बाद हम और टेस्ट नहीं करेंगे, और हमारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ये सिर्फ डिटरेंस है, ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। लेकिन जब आपके नेबरहुड में एक ऐसा हम लोग कहते हैं रैबिट डॉग,
आप नहीं जानते किसको कब कैसे काट लेगा। तो जब ऐसा एक रैबिड डॉग है जिसने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को इंडिया स्पेसिफिक बना रखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इंडिया जी। स्पेसिफिक बना रखा है और फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखे हुए है, तो उसमें इसके एवज में आपको ये मॉरेटोरियम जो आपने डाल रखा है भारत ने कि हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, इसको रिव्यू करना चाहिए। देखिए ये सब चीजें होती है, ये पब्लिक डोमेन में ज्यादा चर्चा इस पे नहीं होती है और हम कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये सब जो चीजें हैं ये गौर करने वाली चीजें हैं जिसमें कि कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ परिष्क्रमण, एडवांसमेंट, ये सारे सिस्टम्स आ रही हैं। ईसीएम ईसीसीएम तो आज के दिन में किसी भी मिसाइल का हार्ड सिस्टम माना जाता है। तो इसलिए अगर भारत भी इसमें आए, चाहे आप अनाउंस करके इसमें टेस्टिंग करें या एडवांसमेंट करें या बिना अनाउंसमेंट किए हुए करें, ये जायज है, ये आपको भी करना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो उसने कहा था कि ये पाकिस्तान भी कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। आप मई के उन दिनों में याद कीजिए जबकि हमने पाकिस्तान के ऊपर में हमला किया था और पाकिस्तान में कई 4 के आसपास में जो जो भूकंप की स्थिति आई थी, छोटे छोटे भूकंप कई एरिया में आई थी। ये हम लोगों का मानना था कि वहां पे अंडरग्राउंड शायद टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि उनका जो डिटोनेशन सिस्टम है ये चुराई गई थी और पाकिस्तान इसके ऊपर भरोसा नहीं करता था कि ये डिटोनेशन सिस्टम काम करेगा। तो इसलिए हो सकता है, काफी पॉसिबिलिटी थी कि पाकिस्तान शायद इसके लिए कुछ कर रहा हो। तो हम इसको नकार नहीं रहे हैं। जो अभी आपके कुछ जो लोग कहते थे कि इसमें आपको देखना पड़ेगा, कुछ नहीं देखना पड़ेगा। जिसके पास भी न्यूक्लियर आर्मामेंट है, आर्सेनल है, उसको वो इस स्थिति में रखेगा कि जब वो छोड़ेगा वो इंश्योर करेगा कि उसी टारगेट पे गिरेगा, जितना डिस्ट्रक्शन आप चाहते हैं उसी तरह का डिस्ट्रक्शन होगा। तो इसीलिए आपको अपने आर्सेनल, आपको लॉन्चिंग सिस्टम, सबको बिल्कुल एडवांस स्टेज में, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में इसको परिष्कृत करते रहना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं भी पीछे छूट जाएंगे। मनोज जी। झा साहब, बड़ा रोचक एक बयान है। ट्रंप ये कहते हैं कि हमारे पास दुनिया को 150 बार नष्ट करने के, यानी कि विनाश करने के हथियार है। रूस के पास भी बहुत ज़्यादा हथियार है, चीन के पास भी बहुत ज़्यादा हथियार है और अमेरिका के पास तो है ही। वो ये कहते हैं कि हमको इसके निरस्त्रीकरण के बारे में विचार करना पड़ेगा, लेकिन कोई तैयार हो तब ना। यहाँ तो हर देश अपने अपने परमाणु हथियारों को छुपाने में लगा हुआ है, अपने अपने परमाणु शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है। और ऐसे में आप पृथ्वी के सृजन की बात कैसे कर सकते हैं तब जबकि पूरे देश में अशांति फैली हुई है, पूरे देश में युद्ध चल रहा है। अगर दो देशों के बीच युद्ध होता है तो वो सालों तक खिंच रहा है, हो रहा है और कोई भी देश कुछ नहीं कर पा रहा। प्रयास हो रहे, बयान हो रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसी स्थिति में अगर इन तमाम देशों के पास 150 बार दुनिया को नष्ट करने के हथियार हैं तो फिर क्या कहा जाए? देखिए, दुनिया नष्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन दुनिया का जो वातावरण है वो हॉस्टाइल बन जाएगी, वो लिवेबल नहीं रह जाएगी। वो कंजेनियल, जो पीसफुल, जो हेल्दी लिविंग के लिए नेचर बनी हुई है, वो नेचर ऐसी नहीं रह जाएगी। और ट्रंप ने जो कहा कि इतनी बार नष्ट हो जाएगा, लगभग सही नहीं है पूरा, लेकिन लगभग उन्होंने ठीक कहा है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, अगर एक भी कंट्री ने गलती से भी अपना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर में एक भी हथियार चला दिया तो भारत के पास में वो, आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी का वो शब्द कि अगले दिन का सूरज देखने के लिए पाकिस्तान नहीं रहेगा। पाकिस्तान में सिर्फ आपको शायद 12 ऐसे हथियार गिराने पड़ेंगे, ऐसे वारहेड गिराने पड़ेंगे जिससे पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा। जी देखिए, नागासाकी और हिरोशिमा की बात करते हैं, वहां तो सिर्फ 15 किलो टन के बॉम्ब गिरे थे या 18 किलो टन के बॉम्ब गिरे थे नागासाकी में। आज के दिन में कोई भी बॉम्ब जो है वो 40 किलो टन से कम का नहीं है। तो इसलिए जो भी इसके चलाने की बात कर रहे हैं, चलने की बात कर रहे हैं, वो उसके सोच पे पूरी दुनिया को तरस आना चाहिए। ये न्यूक्लियर आर्सेनल जो है ये चलाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ डिटरेंस है कि कोई आपके ऊपर हमला ना कर सके बिना किसी कारण के। इसके लिए आप तैयार हैं। देखिए, भारत आज के दिन में दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन की कंट्री है। तो जहां पे 1.45 बिलियन लोग हैं और उसके नेबरहुड में एक चोरी छुपे पाकिस्तान के पास में ऑलरेडी 1988 में
न्यूक्लियर आर्सेनल आगे आ चुका था, चाइना के पास में ऑलरेडी था। तो जब आपके दो हॉस्टाइल नेबर एटॉमिक हथियार रखे हुए हैं, तो आप अपने 1.45 बिलियन को कैसे आप रक्षा करेंगे? तो इसीलिए भारत को तो ये रखना ही चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया को ये समझना पड़ेगा कि अगर एक भी गलती से हथियार चल गया तो इसके बाद इसका चेन रिएक्शन शुरू होगा, कोई भी देश इससे अछूता नहीं रह जाएगा, हर जगह में ये तबाही मचेगी। और तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 140 बार दुनिया जो है तबाह हो जाएगा। काफी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। सिर्फ आज के दिन में एटॉमिक बम नहीं है, हाइड्रोजन बम है, न्यूट्रॉन बम है, और भी बहुत तरह के सारे चीजें हैं। तो इससे हाइड्रोजन बम तो आप अनुमान ही नहीं कर सकते कि किस तरह का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। हमें हमें कभी कभार ताजुब होता है कि भारत के पास में ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमने इसके लिए जो एक एसओपी होता है, अब मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं कि ये सब चीजें यहाँ पे टीवी चैनल के ऊपर में डिस्कशन नहीं की जा सकती है, लेकिन जो एक एक इफेक्टिव जो जो डिटरेंस होती है, उसके जितने एसओपी होते हैं, हमने शायद इसको ऐसे जगह में नहीं डाल रखा है कि अगर हमारे एडवर्सरी ने हमारे ऊपर में न्यूक्लियर आर्सेनल चलाया और अगर मैं प्रधानमंत्री हूं, अगर मैं मारा गया, तो इसका नेक्स्ट डिसीजन लेने वाला कौन होगा? ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। क्योंकि जब भी एक न्यूक्लियर हथियार आके गिरेगा, फिर आपको सीसीएस की मीटिंग बुलाने की नौबत ही नहीं आएगी जी। क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिलेगा। और जब तक आप चलाने की कोशिश कीजिएगा, तब तक यूएन और पूरे पूरे इंटरनेशनल एजेंसी हमारे ऊपर में इतना प्रेशर डाल देंगे कि आप उसको चलाने से रोकिएगा। वो कहेंगे कि हम पाकिस्तान को देख लेंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये पॉलिसी जो होगी, पाकिस्तान हमारे लिए जो एक पॉलिसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान को खुद को एहसास हो, उसको डर लगे कि हमने अगर गलती से भी इंडिया के ऊपर हमने एक फेंक दिया, तो इसके बाद इंडिया के क्या करेगा, चाहे प्रधानमंत्री यहां पे हो या नहीं हो, राष्ट्रपति हो या नहीं हो, जिसके पास में दूसरा बटन है, वो क्या करेगा पाकिस्तान का अगले दिन के लिए? ये सोच सोच के जो पाकिस्तान के जो है उसके पसीने छूट जाए पहले ही। तो ये चीजें इन प्लेस होना चाहिए। मैं समझता हूं कि शायद ये इन प्लेस है, लेकिन इसमें अगर कहीं रिफाइनमेंट करना पड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो रिफाइनमेंट करे। जो डिलीवरी टेक्नोलॉजी है, जो वॉरहेड टेक्नोलॉजी है, जो MIRV है, जो ECM ECCM है, इन सबों को अपग्रेड करे और इसको ऐसे स्थिति में रखे कि ये बिल्कुल अचूक हो। जब आप एक बार इसको चलाएं, जाके वहां पे गिरे, उसी तरह का डिस्ट्रक्शन करे जैसा आप चाहते हैं। मनोज जी, जहां साहब, अभी आपने देखा कि ट्रंप ने जो टैरिफ का जो टेरर है पूरी दुनिया में फैला रखा है, और अपने इंटरव्यू में जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ट्रेड का भी जिक्र किया, टैरिफ का भी जिक्र किया। उन्होंने फिर से एक बार ये बात दोहराई कि जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव था तो मैंने दोनों देशों के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, ट्रेड पर टैरिफ वॉर लगाने की धमकी दी थी, और इस कारण दोनों देशों को मैंने युद्ध को रुकवाया, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहे थे। अभी तक तो ठीक से ढंग से हथियारों का भी हमला आदान प्रदान नहीं हुआ था, तो न्यूक्लियर वॉर की तरफ कहां से आप बढ़ेंगे? दूसरी चीज, एक डिप्लोमेसी होती है देशों की। जिस तरीके से हाल के दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान की जुगलबंदी चल रही है, ट्रंप साहब बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा निमंत्रण दे रहे हैं। सुना है कि बिजनेस डील पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, कुछ रेयर अर्थ को रेयर तरीके से पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का यह कहना कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर परीक्षण कर रहा है, क्या यह भारत को डराने की कोशिश है? क्या पाकिस्तान को ऊपर दिखाने की कोशिश है? क्या वो अपने आप को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जो युद्ध रुकवाया दोनों के बीच में, मेरी बड़ी भूमिका है? तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि दोनों देश न्यूक्लियर वॉर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। देखिए, ट्रंप क्या कहता है इसके ऊपर में नहीं चाहिए, लेकिन वो जो कह रहा है उसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी सच्चाई जरूर अंतर्निहित है। क्योंकि देखिए, अमेरिका के पास में ऐसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो पास्ट में बहुत क्रेडिबल रह चुके हैं। एक तो हमने वो समय भी देखा था जबकि कहीं चुनाव में कोई उलट फेर हो जाता था, लोग कहते थे कि ये तो जो अमेरिकी FBI का उसका इसमें हाथ है, या अमेरिकी किसी तंत्र का हाथ है जो उन्होंने ऐसा करवाया है। पूरे तो नहीं आम है। तो इस तरह की गतिविधियां होती थी पहले। आज के दिन में वो उतना तो नहीं हो रहा है। आज के दिन में देश सशक्त होते आ रहे हैं। देखिए, भारत ने एक चीज बहुत अच्छा किया। आज के दिन में वॉर शुरू करना बड़ा आसान है, लेकिन खत्म करना बहुत मुश्किल।
और इसका हम झलक देख रहे हैं पूरे विश्व में। तो अगर भारत ने अपना अपना वॉर रोक दिया, पाकिस्तान को अगर क्रिपल नहीं किया, तो मैं सोचता हूं कि एक तरह से ठीक ही किया है। देखिए, क्योंकि कहते हैं कि ना, जब जब आप किसी कुत्ते को, पागल कुत्ते को जब आप मारने जाएंगे तो हो सकता है कि वो काट ले, आपको बाद में 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो 14 इंजेक्शन लगवाने से बेहतर है कि उसको आप छोड़ दें अपने हाल पे। क्योंकि पाकिस्तान जैसा कंट्री जहां पे खाने को नहीं मिलता है, जहां पे चीजों का अभाव है, जो अपने बारे में नहीं सोचता है, उसने तो अपना मन ही बना लिया था कि मैं घास खा के कटर का पानी पी के रह जाऊंगा, लेकिन भारत को 1000 कट्स डालूंगा। जिसकी नियति ऐसी है, जिसके जिसके इरादे ऐसे हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की बात तो हम लोग करें ही नहीं। भारत में जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, उन्होंने भारत को सशक्त करने के लिए एक स्टेप लिया हुआ है। यहाँ के जो इकोनॉमी है, इसको पावरफुल करने के लिए लिया हुआ। हमारे यहाँ जो गरीबी थी उन दिनों में, उसको खत्म करने के लिए जितने सारे स्टेप लिए हुए हैं, ये भारत के डेवलपमेंट का एक स्टेप है। तो अगर वॉर जल्दी खत्म हो गया, अगर पाकिस्तान को बिना घुटने पर लाए, बिना कमर तोड़े उसको हमने छोड़ दिया, तो कोई बात नहीं। अगली बार अगर फिर से वो करेगा तो अगली बार फिर से उसकी कमर टूटेगी। देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हुए हैं, जब से पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उरी के बाद, उसके बाद देखिए हर स्ट्राइक की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती गई है। और यहाँ जो था, जो पहलगाम के बाद हुआ था, ये तो खैर वॉर ही शुरू हो गई थी। अब अगला क्या होगा, ये पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो अपनी जो मिलिटेंसी है वो उसको बंद करेंगे भारत के खिलाफ या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को मार पड़ेगी। चाहे चाहे अगर न्यूक्लियर अगर युद्ध छिड़ा, तो इसका इसका जो अंजाम है सिर्फ भारत को नहीं झेलना पड़ेगा, इसके अंजाम तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो अगर पाकिस्तान ये चीज नहीं समझ रहा है तो वो उसकी अवनति है, ये उसका उसका डेस्टिनी है। लेकिन भारत अपने प्रजा के लिए अपना डेवलपमेंट 2047 का एक लक्ष्य पर संभाल के रखा है कि बाय 2047 वी विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। तो हम भारत जो है बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है। अब वहां पे डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है, जहां तक न्यूक्लियर आर्सेनल की बात आती है, हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, हालांकि हमने मोरेटोरियम लगा रखा है, लेकिन जो सिस्टम एडवांसमेंट होती है, जो सिस्टम में वैल्यू एडिशंस होती हैं, ये हम करते चलें। और ये 8 के 8 सिस्टम, प्रोपल्शन, एरोडायनेमिक कंट्रोल, नेविगेशन, इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम, टारगेट इवेशन, वेपन डिलीवरी इंक्लूडिंग MIRV और ECCM, एक एक के ऊपर में हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो काम करते रहें, इसको एडवांसमेंट करते रहें और इसको एक बिल्कुल अचूक हथियार ऐसा बनाएं कि दुनिया इससे डरे। बिल्कुल आपने सही कहा। सर्वे के 2 सवाल और बचे हैं, एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर उस पर लोगों की राय निकल कर क्या आई है। उसके बाद सुधाकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास हम चलेंगे। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या परमाणु संपन्न भारत को भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए। 79% लोगों ने हाँ कहा, 21% लोगों ने ना कहा। सर्वे का एक और सवाल और महत्वपूर्ण है, परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे को आप कैसे देखते हैं। 29% लोगों ने कहा नो फर्स्ट यूज नीति वाले देश के लिए चिंताजनक है। 22% लोगों ने कहा भारत पर परमाणु परीक्षण के बढ़ते दबाव हैं। 33% लोगों ने कहा युद्धग्रस्त देशों के लिए यह चिंताजनक है और 16% लोग कुछ भी नहीं कहना चाहते। सुधाकर जी के पास चलूंगा। सुधाकर जी, हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप साहब ने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि भाई कोरिया, रूस, चाइना ये सब परमाणु परीक्षण करते हैं, पाकिस्तान भी करता है और सबसे बड़ी बात है तो तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अमेरिका को भी इस पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन इतना असला है उनके पास कि 150 बार दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। अब ट्रंप साहब ये समझा रहे हैं क्योंकि वो टैरिफ का टेरर तो दिखा चुके हैं, तो क्या ट्रंप साहब न्यूक्लियर बम का टेरर दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं? समझ नहीं आया। मनोज, सबसे पहले धन्यवाद और माफी चाहता हूं, मेरे को थोड़ा विलंब हो गया। उससे कोई चैनल में बैक टू बैक चल रहा है, लगातार 5-6 होते हैं, तो हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं। मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं, जब साहब रहते हैं साथ में तो किसी की जरूरत नहीं होता है, उनका तो ही डिजर्व्स टू हैव द लास्ट से। ही
सुप्रीम अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट। लेकिन मैं सिर्फ 3-4 चीज़ों को बताना चाहता हूं कि अभी आप देखिए हम 21st सेंचुरी में ये डिस्कस कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का 2.0 का टेन्योर है और 2.0 का मेन मुद्दा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये जो एक पहलू है जिस पॉइंट को उन्होंने उठाया है ये बिल्कुल सच है। सच ये है कि कोई कोई देश हैं जो चोरी छुपा के ये न्यूक्लियर टेस्टिंग करते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के आगे पीछे हमें खबर मिला था कि कराची कैंटोनमेंट में कुछ न्यूक्लियर ब्लास्ट की बराबर जो रिचर स्केल होता है उसकी रीडिंग मिली है। इसी तरह ईरान में जब 11 जून के आसपास इसी साल जब उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन अटैक हो रहे थे वो उस समय भी कुछ उड़ती हुई हवा ये सोशल मीडिया में फैला था कि रिचर स्केल की बराबर मतलब न्यूक्लियर ब्लास्ट की रिचर स्केल की ये हो रहा है। इसी तरह लॉपनोर जो चाइना में टाइम टू टाइम वहाँ के भी रिपोर्ट आते हैं। लेकिन इसका ट्रिगर कहाँ है? डोनाल्ड ट्रंप अभी सडनली टैरिफ और चाइना से वापस जाते जाते वेनेजुएला के पीछे पड़े, कोलंबिया के पीछे। ये अचानक एटॉमिक बॉम्ब कैसे स्टार्ट हो गया? स्टार्ट हुआ मेरे समझ के मुताबिक रशिया ने जो पोसाइडन सी ड्रोन डिप्लॉय किया है। ये सी ड्रोन जो है उसका जो डिलीवरी व्हीकल है ये न्यूक्लियर पावर्ड है। लेकिन ये सी ड्रोन का कैपेबिलिटी ये न्यूक्लियर हथियार या वॉरहेड को पानी के नीचे लेके टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, नंबर 1। इसकी बराबर मेरे समझ के मुताबिक, डॉक्टर साहब हैं उनको शायद लेटेस्ट पता होगा इसके ऊपर, मेरे जितना ओपन सोर्स से मैं पढ़ा हूँ वो ये साबित करता है कि आज के दिन में दुनिया में इसकी बराबर कोई है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, साथ ही रशिया कुछ दिन पहले उन्होंने एक ओरेशनिक एक मिसाइल को डिप्लॉय किया है बेलारूस में और सुनने में मिला है कि ये वेनेजुएला में जाके पहुंच चुके हैं, डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया ना। क्या है ये ओरेशनिक मिसाइल? क्या है ये? एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, 10 से 11 मैक स्पीड पे मूव करता है। दुनिया में कोई किसी के पास कोई इस किस्म के रडार नहीं है जो इसको डिटेक्ट कर सकता है और इतना तेजी से जाता है, बहुत प्रिसाइज एक्यूरेट टर्मिनल गाइडेंस उसका है। और ये जब वेनेजुएला जैसे जगह में आके डिप्लॉय हो जाते हैं तो बैकयार्ड ऑफ यूएसए इज थ्रेटेंड। और ये 2 चीज़ों से ट्रिगर मिला है, प्लस पाकिस्तान प्लस ईरान का भी आप सुने होंगे, चाइना का मैंने बता दिया, इसके अलावा और भी कुछ देश हैं, नॉर्थ कोरिया का तो होते रहता है। तो इन्होंने टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ट्रायल किया। न्यूक्लियर वॉरहेड या न्यूक्लियर अपैरेटस एक ऐसा अपैरेटस होता है जिसको टाइम टू टाइम जब तक आप उसको टेस्ट रेगुलरली नहीं करेंगे, जैसे डॉक्टर साहब समझा रहे थे या ग्रुप कैप्टन साहब, ये इसकी डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, रैपिड रेट पे चेंज होता है। हर एक परफेक्शन पहुंचने के लिए आपको टाइम टू टाइम टेस्ट करना निहाती जरूरी है। पिछले 33 साल से कोई ट्रायल हुआ नहीं है। CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ये 1996 में अडॉप्ट हुआ था और फोर्स में ये एंटर हो चुका है। लेकिन जो की स्टेट है, 44 मेंबर है इसकी, जो उन्होंने रैटिफाई नहीं किया है, उसका की कंपोनेंट है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम जिसको IMS बोलते हैं। बेसिक जॉब है टू डिटेक्ट एनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वर्ल्ड वाइड। पर्पज है क्या? उसको टू हॉल्ट डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड प्रिवेंट एनी अपग्रेड्स। और उसका टोटल बैन है टू प्रोहिबिट ऑल न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन इन ऑल एनवायर। इसके बावजूद भी कुछ देश हैं जिन्होंने कुछ टेस्ट कर डाला है। दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉज ऑफ कंसर्न। एंड एंट्री जो हुआ है ये टोटल साइन कर रखे हैं बट नॉट रेटिफाइड। चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल, रशिया एंड US जो साइन नहीं किए हैं और रेटिफाई नहीं किए हैं 9 देश हैं। वो है 3 देश का नाम मेरे को मैं बता सकता हूँ, इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। नाउ पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट जो है मेरे खबर और समझ के मुताबिक 2007 को USA फोर्सेस टेक ओवर कर लिए थे, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। और किराना हिल पे जो स्ट्राइक हुआ है जको के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, प्लस कौन सा हिल है बलूचिस्तान की तरफ, शगाई हिल जो है, तीनों जगह जो हिट हुए हैं ये काफ़ी एक्यूरेट हिट हुआ है। हिट होने से पहले 9 और 10 रात को हिट होने से पहले मुझे लग रहा है, ये मेरा असेसमेंट है, ये पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एसेट है ये कुछ ट्रायल कर रहे थे USA के गाइडेंस और इंटेलिजेंस के साथ। इनको कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। अगर आप डॉट्स को ज्वाइन करेंगे
किराना हिल का स्ट्राइक या हिट होने के खबर बाहर ओपन मीडिया में आने से पहले वी हैड ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड कि इजिप्ट से एक हवाई जहाज बोरन लेके चल पड़ा है पाकिस्तान की तरह और वहां पे पहुंच रहा है। और आज के दिन में ये भी खबर लग रही है नूर खान बेस से या उसके आसपास का जो एयरफील्ड है वहां से कुछ हलचल हो रही है, कुछ हथियार या वॉरहेड को उधर से शिफ्ट किया जा रहा है और कोई अननोन कोई क्लैंडस्टाइन जगह एंड वाइस वर्सा। तो ये जो सारे हलचल हो रहे हैं अभी, प्लस टर्न अराउंड यूएसए का जो बिहेवियरल मैट्रिक्स है, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियरल मैट्रिक्स है, ये 9-10 रात को जब हमारा कैबिनेट कमिटी जो सिक्योरिटी उन्होंने सिंगल लाइन स्टेटमेंट दिया था, और एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड द होल नेशन विल बी एक्चुअली अप्लाइड अगेंस्ट द वॉर। ये जो वन लाइनर गया था, यूएसए के जो एम्बेसी रात उसको पकड़ के उन्होंने भेजा है, व्हाइट हाउस में पहुंचा है। व्हाइट हाउस में जो ड्यूटी ऑफिसर था वो तुरंत जाके डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया है, उनको ब्रीफिंग दिया है। पेंटागन के जो ऑफिशियल है वो आके उनको ब्रीफ किए हैं। जिसको समझना है वो समझ लेता है, जो नहीं समझ पाएगा चाहे आप कितने भी समझाइए वो समझ नहीं पाएगा। हिंदुस्तान का एक क्योंकि जेडी वैंस साहब 9 तारीख शाम को जो कॉल किए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बोलने के लिए कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, हमारे जो प्रधानमंत्री बोले थे वो बड़े हमले का जवाब हम और बड़ा हमले से देंगे। सुबह 4 बजे का प्लान था 10 तारीख का, लेकिन 4 बजे से पहले हमारा जो हवाई जहाज और जो बाकी टीम है उन्होंने 11 बेसेस को हिट किया है। 11 की जगह उनके प्रधानमंत्री सुनते हुए मिले हैं कि 13, कभी 17, कभी बोलते 21 एयर बेसेस हिट हो गए हैं। काफ़ी नुकसान पहुंचा है और इसके दौरान ये उनके जो न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स हैं इसके ऊपर भी हिट हुए हैं। तो इसी की वजह से वो अपना ट्रायल करना चाहते हैं ताकि ये इन चीज़ों में पीछे ना रह जाए और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में कोई उनका कोई आगे की तरफ कदम बढ़ाने की वजह कोई पीछे की तरफ ना चले। जी, झा साहब मेरे साथ मौजूद है। झा साहब, 33 साल से अमेरिका ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। परमाणु परीक्षण नहीं करने का कारण 1996 में जो संधि थी, उस संधि में अमेरिका ने हस्ताक्षर की की बात करते हैं, तो क्या वो संधि बेकार हो जाएगी? उस संधि के कोई मायने नहीं है? या फिर ट्रंप अब ये मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब तमाम दूसरे देश नहीं मानते, वो भी बिना बताए, उनका पता ही नहीं चलता, परमाणु परीक्षण कर लेते हैं, तो फिर हम क्यों संधि माने, हम भी करेंगे? देखिए मनोज जी, कोई भी जो बड़ी सिस्टम होती है, बड़ी टेक्नोलॉजी होती है और या डिवास्टेटिंग टेक्नोलॉजी होती है, इसमें एवरी नाउ एंड देन आप परीक्षण टेस्ट करने के लिए नहीं जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 8 मेजर सिस्टम्स हैं मिसाइल्स में। अगर आप उन मेजर सिस्टम्स को अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर एक सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद आप मिसाइल जो वेपन है उसको टेस्ट करने जाएं, ज़रूरी नहीं है। और आप ये मान के चलिए कि अमेरिका ये चीज़ करता आ रहा है, अमेरिका चुपचाप बैठा हुआ नहीं है। पिछले इतने दशकों से अमेरिका में ये टेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका में तो और भी बहुत कुछ हो रहे हैं, वो तो स्पेस में भी जा रहे हैं, चाइना भी स्पेस में जा रहे हैं। ये भी मतलब उड़ती हुई खबर है, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर में कोई ज़्यादा इम्फेसिस नहीं दूंगा। लेकिन ये जो टेस्टिंग होती है, न्यूक्लियर वॉरहेड की टेस्टिंग, ये जरूरी नहीं है कि हर सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद वो करें आप। क्योंकि देखिए जैसे हमारे पास, मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ, भारत का एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी हमारा अग्नि 5 आया हुआ है, अग्नि 5 का नाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी आया हुआ है, अग्नि 5 का एडवांस वर्जन आया हुआ है जी। अब ये अग्नि 5 जो भी बना हुआ है, जो कि आज के दिन की सिस्टम है, इसमें भी वो 8 सिस्टम्स हैं। अब इस सिस्टम में, इस अग्नि 5 में या अग्नि 6 जो बन रही है, उसमें जो सिस्टम लगेंगे उसमें फिर से वैल्यू एडिशन होगा, उसमें जो सिस्टम है अपग्रेड वो होगा। तो ये सब जो चीज़ें करते हैं, ये टेक्नोलॉजी अपने आप, हमने जब एक बार अग्नि 5 का, हमने तो 3 बार टेस्ट कर लिया अग्नि 5 का, अग्नि प्राइम का टेस्ट किया हुआ है। तो जब ये आपको प्रूव हो गई है, तो आप जिस दिन इस सिस्टम को अपने एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर आर्सेनल जो है, जिसके ऊपर तैयार है, उसको आप बदलना चाहेंगे, तो मोस्टली हम लोग ये मॉड्यूलर सिस्टम बनाते हैं। एक मॉड्यूलर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप पुराना वाला निकाल लें
और नए को उसमें फिट कर दें। तो उसमें फिट करने से पहले इसी अग्नि 5 में या इसी अग्नि 4 में एक बार हमने उसको पुराने सिस्टम से मॉड्यूलर सिस्टम को अपग्रेड करके लगा के देखा होगा कि जी। इसकी जो मारक क्षमता है बिल्कुल एडवांस्ड हो गई है और बिना किसी और संकोच के। तो ऐसे हम एडवांसमेंट करते जाते हैं। हो सकता है कि जिस दिन आपको वो थ्रेट मिले आपको कि आपको आज या कल या परसों या अगले एक हफ्ते में चलाना है, तो हो सकता है कि एक और आप जब ये अपग्रेडेड सिस्टम्स है उसके बाद में ट्रायल करें। लेकिन न्यूक्लियर आर्मामेंट्स जो होते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो होते हैं, इसके एवरी नाउ एंड देन इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो ये सब चीजें आप मान के चलिए कि भारत भी कहीं इसमें शायद पीछे नहीं रहा होगा। हमारे भी जो साइंटिस्ट हैं, जी। चाहे वो जो टेक्नोलॉजी है, जो डिलीवरी टेक्नोलॉजी है या ये लॉन्च टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर भी काम कर रहे होंगे, चुपचाप तो बैठे नहीं होंगे। क्योंकि थ्रेट परसेप्शन हमारे पास में सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, हमारे पास में थ्रेट परसेप्शन और भी हैं। तो इसलिए उन सबों को काउंटर बैलेंस करने के लिए, उन सबों के लिए ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी अपने पास में तैयार रखने के लिए ये हम लोग भी काम शायद करना चाहिए। आपके लोगों ने कहा कि हाँ करना चाहिए, तो मैं भी कहता हूँ हाँ जरूर करना चाहिए, 100% करना चाहिए। लेकिन हर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के बाद में, मॉड्यूलर सिस्टम्स जो है उसके अपग्रेडेशन के बाद में मिसाइल को और या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड को टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हमने सिर्फ एक मिसाइल को अपग्रेड करके उस मिसाइल को भेज दिया एक डमी वॉरहेड के साथ में, तो दैट इज गुड इनफ। तो इस तरह की चीजें हम लोग जो करते हैं वो एक्चुअल में भी करते हैं, ये सिमुलेट भी करते हैं, और इसकी बहुत सारे वेज एंड मीन्स हैं जिसमें कि आप एडवांसमेंट लाके उसको पहले अपने लैब में या अपने सीमित क्षेत्र दायरे में वो वहाँ चला के या फिर किसी और जगह में बिना वॉरहेड के, बिना न्यूक्लियर वॉरहेड के उसको चला के देख लीजिए कि इसकी एफिकेसी वही है। वॉरहेड जो है वो बिल्कुल सेफ दुरुस्त है, क्योंकि जहाँ पे यूरेनियम 235 अगर वो 90% से ज़्यादा का कॉन्सेंट्रेशन का है तो वो फिजन मटेरियल बनेगा ही बनेगा। सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉम्ब का जो टेक्नोलॉजी था उसमें अपग्रेडेशन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, ये दो ग्रेड के आते हैं उसमें, इसमें एडवांसमेंट हुई है, बहुत तरह के एडवांसमेंट हुई है। और ये भारत को भी या तो ऑलरेडी भारत ने किया होगा या भारत के ऑलरेडी इस जो टेबल पे है वो लिस्ट में होगा। इसको किस तरह से अपग्रेड करना चाहिए, वहाँ पे अपग्रेडेशन की जरूरत है। उसके भी इम्प्लोजन जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी एडवांसमेंट हुई है, उसको भी करने की ज़रूरत है। तो ये सब करते रहना चाहिए। और लास्ट पॉइंट यही है कि जब आप एक बार ये मिसाइल को छोड़ें, न्यूक्लियर मिसाइल, तो आप ये मान के चलें कि इसके रिपरकशंस होंगे। तो इसीलिए ये मिसाइल जो है ये बिल्कुल अचूक हों और एकदम रोबस्ट हों और उतना ही वो डैमेज इन्फ्लिक्ट करे जितना कि आप लेके चल रहे हैं। एक और चीज है जहां पे भारत को ऑलरेडी सफलता मिली है, वो है एयर डिफेंस सिस्टम। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक भी मिसाइल को अपने यहाँ पे आने नहीं दिया। तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको और दुरुस्त करना चाहिए कि कोई भी मिसाइल, चाहे उसमें चाहे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई हो, ECM, ECCM लगी हुई हो, उसको भी हम डिटेक्ट करें, चाहे ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से या हाई ऑल्टीट्यूड सिस्टम से या स्पेस बेस्ड एसिड जो हमारे हैं उससे डिटेक्ट करके उसको काउंटर करने के लिए, उसको निरस्त करने के लिए ये टेक्नोलॉजी भी हमको थोड़ा सा और आगे इसमें बढ़ना होगा, जिससे कि हमें उन मिसाइल्स का थ्रेट ही इन फर्स्ट प्लेस ना हो। और अगर मान लीजिए कहीं बैड लक से अगर निकल गया तो वो आके जहां पे गिरेगा वो उस जगह को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लाइन ऑफ डिफेंस जो होते हैं लोगों को बचाने के लिए वो करनी है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देखना, इसके ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। मनोज जी। सुधाकर जी मेरे साथ बने हुए। सुधाकर जी, ये कहा जाता है कि मुशर्रफ के समय से ही जितने भी पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं वो अमेरिका की जद में हैं, अमेरिका की निगरानी में हैं, और अमेरिका के तमाम जो बड़े जो सैन्य अधिकारी हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं, वो उनको देखते भी हैं और कहा जाता है कि वहाँ पर हैं भी। बावजूद इसके ट्रंप ये कहते हैं कि साहब पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर लेता है।
तो क्या ये जानकारी अमेरिका को नहीं होती है या अमेरिका ये करने देता है? गुड मनोज, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। थैंक यू। देखिए, अमेरिका का बिना नॉलेज पाकिस्तान में कोई हरकत होता नहीं है। एक फेज था जिसमें चाइना का डोमिनेंस बढ़ते गया। मैं कहूँगा अभी डोनाल्ड ट्रंप 2.10 में अभी थोड़ा सा सुधार होने लगा है। तो हम ये 9 महीने का फेज की बात कर रहे हैं, और इससे पहले भी CIA का प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर काफ़ी गहरा और परमानेंट है। 2007 को आपने जिक्र किया, मैं इसको ये भी कंफर्म करूंगा कि यस, ये अमेरिका ने कर रखा है। मैं तो यहाँ तक कोई कोई चैनल पे बोल भी दिया हूँ कि यहाँ पे अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड्स अभी नहीं, पाकिस्तान का नहीं, बल्कि 1979 जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में इन्वेजन किया था तब की USA का वॉरहेड ऑलरेडी डिप्लॉयड है। इट्स अ डिफरेंट इशू कि कोई ओपन सोर्स में आपको मिलता नहीं है। मैं कुछ किताब को तो पढ़ के मैं डॉट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ, ये है। और मुझे लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वही वॉरहेड के ऊपर जाके हिट हुआ है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है टर्न अराउंड पर आप ये हो गया। उनका F-16 जो है, आप 4-5 बोल रहे हो, मेरा तो हिसाब किताब कह रहा है कि 14-15 F-16 उनके डिस्ट्रॉय हुए हैं। ठीक है नहीं? सो इसीलिए उनको बड़ा झटका लगा है USA को। तो इसीलिए जो सवाल आप पूछ रहे हैं, उनकी बिना इजाजत, बिना परमिशन ये चीज नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार एक अल्टीमेटली ये तो दिस इज अ वेपन ऑफ डिटरेंस, और इसका डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और उसके बाद में जो लिटिल बॉय गिरा था, सबसे ज़्यादा पावरफुल लिटिल बॉय वाला था, 15,000 किलोटन की TNT, और आप देखिए क्या नुकसान नहीं हुआ है वहाँ पे। इस किस्म के नुकसान को ये मैं आपको बताऊंगा। ये जो टेस्टिंग ट्रायल क्यों हो रहा है पाकिस्तान, और ये अमेरिका की नॉलेज के मुताबिक ये हो रहा है, छुपा के नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग। डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग क्या है? पाकिस्तान आर्मी कह रहा है जो टैक्टिकल न्यूक्लियर, आज के दिन में पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। आउट ऑफ 170, 30 से 40 है न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन। न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन या मेन स्ट्रेटेजिक वेपन से क्या अंतर है? स्ट्रेटेजिक, अगर आप लिटिल बॉय की कैपेसिटी लेते हैं, उसका यील्ड 15,000 किलोटन अगर रहता है, तो आप टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल का 0.5 to 5 किलोटन ज़्यादा टैक्टिकल ये करते हैं। उसका यील्ड वैल्यू जो होता है, उसका रेडियस ऑफ एक्शन आप 15,000 का देखेंगे तो उसका 3.5 to 3.8 किलोमीटर का डायमीटर में कुछ बचता नहीं है, सब राख हो जाते हैं पूरा एकदम। ठीक है नहीं? तो उसका ब्लास्ट इफेक्ट है, उसका फायर स्टॉर्म का है इफेक्ट, उसके बाद रेडिएशन इफेक्ट है। तो उसका जो स्पीयर ऑफ इफेक्ट इम्पैक्ट एरिया है वो बढ़ते जाता है, जबकि टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल में 0.8 किलोमीटर से लेके 1 किलोमीटर तक या 1.2 किलोमीटर, ये है उसका इम्पैक्ट एरिया। ये जो है पाकिस्तान को डिप्लॉय करने के लिए अमेरिका 2016 से पीछे पड़ा है कि नहीं करोगे, लेकिन जब ऐसा नौबत आता है लड़ाई के टाइम में, उनके सीनियर लीडर्स जो हैं, एक हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद किदवाई साहब, ये उनके DG हुआ करते थे। जैसा हमारा स्ट्रेटेजिक फोर्स होता है, तो उनका भी स्ट्रेटेजिक फोर्स में उन्होंने ही रेड लाइन ड्रॉ किया था, उन्होंने ही प्रपोज किया था कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल होना चाहिए। तो अमेरिका, यही जो टेलिस साहब अरेस्ट हुए थे कुछ दिन पहले, इनकी बयान है डिस्करेज करने के लिए कि भाई ये आपका कामयाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हिंदुस्तान का स्ट्राइक कोर का एरिया जो है उसको कवर करने के लिए आपको 300 से 400 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने पड़ेंगे। और जब आप यूज करते हो, ये मत सोचो कि हवा जो है पश्चिम से पूर्व की तरह हिंदुस्तान की तरफ बहता है, वही हवा आपका लाहौर की तरफ भी वापस आएगा, रेडिएशन इम्पैक्ट रहेगा। तो उनको डिस्करेज करने में लगे हुए हैं पाकिस्तान का मीडिया और USA के कुछ लोग हैं। हो सकता है कि कुछ मतभेद की वजह ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है ये एक्चुअली टेस्ट और ट्राई नहीं हो पाया है। और एक चीज है, ये जूनियर लीडर्स को नहीं दे रहे, जो टैक्टिकल कमांडर्स को, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में जब होता है, देयर इज ऑलवेज ए डेंजर कि जिसके लिए आप डेलीगेट कर रहे हो कहीं वो तो फर्दर और डेलीगेट नहीं कर रहा है, जो टेररिस्ट हाथ में तो नहीं आ रहा है। ये एक डेंजर है। तो इसीलिए उनको जोर जबरदस्ती पकड़ के रखे हैं। हो सकता है पाकिस्तानी जनरल्स के प्रेशर के वजह से
अमेरिका मजबूरन उसको कराची में उसको ट्रायल किया है, बट कंट्रोल ट्रायल है ताकि उसकी इम्पैक्ट बाहर की तरह ना जाए। उनकी निगाह और नजर के नीचे ये हुआ है, मेरा कहना है, मेरा विचार है ये। बैक टू यू मनोज। झा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। झा साहब, इन तमाम अगर इंटरव्यू को गौर से देखें तो उसमें भारत का जिक्र नहीं था, खासकर परमाणु हथियारों को लेकर। लेकिन भारत की कूटनीति क्या कहती है, भारत की डिफेंस नीति क्या कहती है, इसमें भारत की रक्षा नीति को क्या करना चाहिए? क्योंकि भारत हमेशा शांति की बात करता रहता है, युद्ध नहीं करने की बात करता है, वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन तब जबकि पूरे विश्व में एक तनाव की स्थिति है और आत्मरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है, ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, एक कहावत होती है कि पावर इज द बिगेस्ट आर्सेनल ऑफ कीपिंग पीस। वो पावर आपके पास में होना चाहिए, और उसी पावर के लिए जहाँ पे जो मैंने आपको पहले हिंट एक दिया था कि जब आपके पास में आपके नेबरहुड में ऑलरेडी एक ऐसा आपका नेबर है जो चोरी छुपे 1988 में ही ये वेपन को वो हासिल कर लिया था, तो उस समय में फिर आपको ये देखना नहीं है कि आगे क्या करना है। आपका जो एम है बिल्कुल ठीक है, इंडिया भी बिल्कुल ठीक एम लेके चल रही है, लेकिन हम लोगों में से कुछ का मानना है कि शायद पाकिस्तान स्पेसिफिक जो नीति है उसमें थोड़ा सा एसओपी में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। क्या मैं आपके टीवी चैनल पर नहीं एलैबोरेट कर सकता हूं? समझ गया। लेकिन पाकिस्तान जो है ये अविश्वसनीय नेबर है आपका। और वही मैंने जो पागल कुत्ते की बात कही कि पागल कुत्ते या तो आपको काट लेगा, उसके बाद आप इंजेक्शन लगवाइए, या फिर उस और इंजेक्शन लगाने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं होती है कि आप बच जाएंगे, क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो अगर आपके तंत्र में गया तो जरूरी नहीं कि आप उससे बच पाएंगे। तो यही चीज पाकिस्तान का है। बाकी जितने भी देश हैं सबों ने अपने ऊपर में, जो न्यूक्लियर संपन्न देश हैं उन्होंने अपने ऊपर में सेल्फ मॉनिटरिंग लगा रखा है, नो फर्स्ट यूज लगा रखा है, एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को एक अलग कर दीजिए। बाकी जो इंडिया का जो नीति है, चुप रहो, क्योंकि न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर में बात नहीं करनी चाहिए। आपके यहाँ पे क्या हो रहा है वो ओपन डोमेन में जाएगा ही नहीं। तो ये सब चीजें आप अपना जो एडवांसमेंट है, अपनी जो गति है आपकी, उसको आप अप टू डेट रखिए, उसको उसके ऊपर में आप काम कीजिए, और किसी से इसके बारे में कोई और बात करनी होंगे। एक और चीज होती है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। 8 सिस्टम का जो मैंने आपसे नाम लिया था, इन 8 सिस्टम में डे एंड नाइट जो एडवांसमेंट है, पहले एक बिगर सिस्टम होता था, पहले जो जो न्यूमेटिक सिस्टम होता था, वो सब चले जा रहे हैं। वहाँ पे मिनिएचराइज सिस्टम आ गया, वहाँ पे मेम्स सिस्टम आ गए, वहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो वो सब आप करते जाइए। तो सिस्टम एडवांसमेंट में जहाँ तक कि ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है, सी बेस्ड सिस्टम है, स्पेस बेस्ड आपके एसेट्स हैं, इन सबों को अपग्रेड करते हुए उसको बिल्कुल टॉप कंडीशन में टेक्नोलॉजी को रखिए। और मैंने जैसे कहा कि हर बार कोई सिस्टम अपडेट करते हैं तो वॉरहेड को टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डिलीवरी सिस्टम जो है वहां तक, MIRV तक, उसको आप टेस्ट करते रहिए, क्योंकि जो आपका डेटोनेशन सिस्टम जो है, वॉरहेड है, उसको लैब में आप टेस्ट करते रहिए। उसकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो बड़ी सीमित टेक्नोलॉजी होती है और बड़ी प्रिसीजन टेक्नोलॉजी होती है। उसके ऊपर में आपको हम लोग हर बार टेस्टिंग नहीं करते हैं, उसका सिमुलेशन होता है, उसका एक एक जो जो सिमिलैरिटीज जिसमें हम टेस्ट करते हैं वो चीज़ होता है। वो करते रहिए, आपको किसी से कुछ नहीं बोलना है इसके बारे में। जब समय आएगा तब आपका ये सिस्टम जो है वो रेडी होना चाहिए, और उस समय में आप किसी और तरह का चांस नहीं ले सकते, क्योंकि भारत में 1.45 बिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं।